नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 2 के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ऑपरेशन फ्लड किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन दूध के उत्पादन से। दरअसल ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत है भारत में 1970 में 1970 में हुई और ऑपरेशन फ्लड का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? नीली क्रांति या ब्लू जो रेवोल्यूशन है वो फिशरीज के उत्पादन से, फिशरीज प्रोडक्शन से या मछली पालन से, मछली के उत्पादन से संबंधित है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। वह वस्तुएं जो उत्पादन की क्षमता को बढ़ाती हैं, द गुड्स विच इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। उन वस्तुओं को पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। दरअसल पूंजीगत वस्तुएं किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, उत्पादन की जो क्षमता है, उसमें वृद्धि करते हैं। मशीनरी ये कैपिटल गुड्स में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्पादन संभावना वक्र का जो आकार है वो कैसा होता है? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है उसका जो आकार है मूल बिंदु की ओर नतोदर या कनकेव टुवार्ड्स द ओरिजिन माना जाता है। और अगर इसको हम देखें, डायग्रामेटिकली देखें, तो ये ओरिजिन पॉइंट की तरफ कुछ इस तरह से दिखता है, कनकेव शेप में दिखता है। और जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक ऐसा वक्र है जो दी हुई जो हमारे पास साधन और तकनीक होती है उसके अंतर्गत उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को, दो वस्तुओं के अंतर्गत विभिन्न संभावनाओं को व्यक्त करने वाला वक्र ही उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। और ये वक्र मूल बिंदु की ओर जो है वो उनतोदर या नतोदर या ओरिजिन पॉइंट की तरफ कनकेव शेप का पाया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें उत्पादन के उपकरणों पर, पदार्थों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, प्राइवेट ओनरशिप पाई जाती है और सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है। किसी भी तरह का गवर्नमेंट जो इंटरफेरेंस है वो नहीं पाई जाती है और उत्पादन जो है वो निजी लाभ के लिए किया जाता है, वह इकोनॉमिक सिस्टम क्या कहलाता है? ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसका सही जवाब है पूंजीवादी प्रणाली। पूंजीवादी प्रणाली में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता है और निजी स्वामित्व जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पर पाया जाता है। इसके साथ साथ उत्पादन का एकमात्र जो उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, लाभ अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका में किस प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम है? अमेरिका में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है? तो नो डाउट शुरुआत से ही अमेरिका पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया हुआ है। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो अमेरिका में देखने को हमें मिलता है और पूरे वर्ल्ड में इसको बढ़ावा देने के लिए भी अमेरिका का रोल इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक पुस्तक है जो लिखी है, दरअसल लिखी वास्तव में कार्ल मार्क्स ने है, लेकिन कार्ल मार्क्स के बेहद बेहद अजीज जो मित्र फ्रेडरिक एंजल्स रहे हैं उनका भी इसको पब्लिश करने में बहुत या फाइनेंस करने में बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा है। तो कुल मिलाकर के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में पब्लिश हुआ, वो इन दोनों का इसमें योगदान है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का। तो इसको हम बोथ ऑफ अबव कह सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने दास कैपिटल भी लिखी है जो कि बहुत ही फेमस पुस्तक हैं दोनों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के साथ साथ दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य के आधार पर
1935 में सर्वप्रथम किसने अर्थशास्त्र को व्यष्टिगत और समष्टिगत अर्थशास्त्र दो भागों में बांटा था? कौन सा ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसने 1933 या 35 के आसपास इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस बताई, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो वो हैं रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित किया, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वह आर्थिक प्रणाली जिसमें सरकार की भूमिका केंद्रीय रहती है, सेंट्रल जो रोल गवर्नमेंट का रहता है, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व तथा आर्थिक क्रियाओं का जो निर्देशन है वो भी सरकार द्वारा ही किया जाता है, वो कौन सा सिस्टम होता है? और इसका सही जवाब है, उस इकोनॉमिक सिस्टम को हम कहेंगे समाजवादी प्रणाली। समाजवादी प्रणाली या फिर आपका सोशलिस्ट जो सिस्टम है वो इसका सही जवाब है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पाया जाता है? सामूहिक स्वामित्व की अगर हम बात करें, कलेक्टिव ओनरशिप की अगर हम बात करें, तो वो पाया जाता है आपका समाजवादी प्रणाली में ही, सोशलिस्ट सिस्टम में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें समाजवादी आर्थिक प्रणाली के पतन के मुख्य कारण क्या थे? और वर्तमान में अगर हम चर्चा करें, बात करें, तो समाजवादी जो सोशलिस्ट सिस्टम है वो उसका लगभग पतन हो चुका है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि वहाँ इस प्रणाली में इनएफिशिएंसी पाई जाती है और लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही आंसर जो हैं वो सही हैं, सी आंसर हमारा सही है। इसके साथ साथ अगर इसके पैरेलल जो पूंजीवादी प्रणाली है या कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसने अपने आप को उदार बनाया और धीरे धीरे बेहतर बनाया, और पूरे विश्व में जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको अपनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं? निश्चित तौर पे इस इकोनॉमिक सिस्टम को हम मिक्स्ड सिस्टम कहेंगे या मिश्रित प्रणाली कहेंगे, जहां पर निजी क्षेत्र भी पाया जाता है और पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों को ही स्थान दिया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, परंपरावादी अर्थशास्त्री किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली में विश्वास करते थे? परंपरावादी अर्थशास्त्री, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनमें एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो, थॉमस माल्थस, जेबी से, इस तरह के जो अर्थशास्त्री हैं उनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सदैव पूंजीवादी प्रणाली को ही प्रमोट करते थे, जिसमें गवर्नमेंट के रोल को बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया जाता है, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कंसिडर नहीं किया जाता है। इस प्रकार से परंपरावादी अर्थशास्त्री जो हैं वो कैपिटलिस्ट सिस्टम या फिर मिश्रित पूंजीवादी प्रणाली को ही प्रमोट करते हैं या उसका सुझाव देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जेएम केन्ज ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली का सुझाव प्रस्तुत किया है? तो जेएम केन्ज ने मिक्स्ड इकोनॉमी का, मिश्रित अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया है, जिसमें एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर होता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के रोल को भी उसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रणाली को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से जिस प्रणाली को जाना जाता है वो है पूंजीवादी प्रणाली या फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो समाजवादी आर्थिक प्रणाली में संसाधनों के आवंटन के बारे में निर्णय कौन लेता है? Who takes the decision regarding the allocation of resources in a socialist economic system? निश्चित तौर पे इस प्रकार की प्रणाली में केंद्रीय प्राधिकरण जो है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है, वो संसाधनों के बंटवारे में का डिसीजन लेता है कि कौन से साधन किस प्रकार की वस्तु के उत्पादन के लिए एलोकेट किए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया गया संसाधनों का उपयोग कहलाता है धारणीयता विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत पोषणीय विकास। जब हम भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर वर्तमान संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे विकास मॉडल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम तथा कीमत के कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाए, उसे कहते हैं मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या करता है, आपका एक तरह का वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में इनवर्स रिलेशनशिप को, विपरीत संबंध दर्शाता है, उसे हम मांग का नियम कहते हैं। और इसमें बाकी जो बातें अन्य बातें हैं वो समान रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मांग वक्र का जो ढलान है वो कैसा होता है। मांग वक्र का, सामान्य वस्तुओं की अगर हम बात करें तो उनका ढलान पाया जाता है नेगेटिव, ऋणात्मक। मतलब वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में, मांग में क्या पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। इसका ढलान इस प्रकार पाया जाता है और इस पे हम क्वांटिटी को, जो एक्स एक्सिस है उस पे क्वांटिटी को मेजर करते हैं और वाई एक्सिस पे हम वस्तु के प्राइस को मेजर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हायर जब प्राइस होगा, वस्तु का हायर प्राइस होगा तो वस्तु की मांग कम की जाएगी, और जब वस्तु का प्राइस कम होगा तो वस्तु की ज़्यादा मांग की जाएगी। इस प्रकार से मांग वक्र का जो ढलान है वो कैसा पाया जाएगा, नेगेटिव शेप का पाया जाएगा, ऋणात्मक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पूर्ति वक्र का जो ढलान है वो पाया जाता है धनात्मक, उसका शेप होता है पॉजिटिव, स्लोप होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ भी आपका एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस को मेजर करते हैं, और इसका शेप कुछ इस प्रकार से पाया जाता है, सप्लाई जो कर्व है यहाँ पर। इसका मतलब है कि जब हम हमारा प्राइस बढ़ता है, किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसकी जो क्वांटिटी है या सॉरी जो उसकी सप्लाई है वो भी बढ़ती जाती है। ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा पूर्ति करना चाहते हैं और कम कीमत पर कम पूर्ति करना चाहते हैं। इस प्रकार से पूर्ति वक्र का जो ढलान है वो कैसा पाया जाता है, धनात्मक शेप का पाया जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, वह अनुसूची जो किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है जिन्हें हम एक उपभोक्ता किसी निश्चित समय में विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए इच्छुक होता है, वो कहलाता है आपका मांग अनुसूची या डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। जब भी मांग अनुसूची होती है जो विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांगी गई मात्रा को व्यक्त करती है एक उपभोक्ता की, उससे उसका रेखा चित्रीय जो प्रस्तुतिकरण होगा उसको हम कहेंगे डिमांड कर्व या मांग वक्र। इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, गिफिन विरोधाभास के अनुसार, जो गिफिन पैराडॉक्स है उसके अकॉर्डिंग मांग वक्र का ढलान किस प्रकार का होता है। अगर हम गिफिन पैराडॉक्स जो कि एक अपवाद है मांग के नियम का, उसमें धनात्मक शेप का पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो शेप है मांग वक्र की वो पाई जाती है ऊपर की ओर गिफिन वस्तुओं के केस में। और गिफिन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, एक मतलब एक प्रकार की घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं जिनमें जब एक उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उसके लिए उसकी जो मतलब मांग है वो कम हो जाती है। मतलब अधिक कीमत पर कम मांग होती है, सॉरी अधिक कीमत पर ज़्यादा मांग होती है और कम कीमत पर उसकी मांग जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार से गिफिन विरोधाभास या गिफिन वस्तुओं के केस में मांग वक्र का ढलान जो है वो कैसा पाया जाता है, धनात्मक शेप का पाया जाता है। वे वस्तुएं जिनकी एक उपभोक्ता आय बढ़ने पर कम मांग करता है तथा आय कम होने पर अधिक मांग करता है क्या कहलाती हैं,
इन वस्तुओं को हम कहते हैं गिफिन वस्तुएं। इन्हीं के केस में क्या क्या पाया जाता है, मांग वक्र का जो ढलान है वो धनात्मक पाया जाता है। गिफिन या फिर इंफीरियर गुड्स इनको कहेंगे। लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो वो है निम्नलिखित में से मांग के नियम के अपवाद के रूप में जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं, प्रेस्टीज गुड्स हैं, उनकी व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी वेबलन ने। वेबलन ने सबसे पहले प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की बात की थी। दरअसल प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जब इनकी कीमत ज्यादा होती है तब इनकी मांग भी ज्यादा होती है, और जब इन वस्तुओं की कीमत कम होती है तो फिर इनकी मांग भी कम होती है। दरअसल ये प्रतिष्ठा की सूचक होती हैं, प्रतिष्ठा को दर्शाने वाली वस्तुएं होती हैं, इसलिए ये वस्तुएं भी मांग के नियम के अपवाद के रूप में मानी जाती हैं। और इनके केस में भी मांग के वक्र की शेप जो है वो कैसी पाई जाती है? धनात्मक पाई जाती है। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, ये प्रश्न पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।